What is the conclusion of the passage? या इस पैसेज से आपने क्या इन्फर किया है? सारे प्रेमिसेस पढ़ के आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इन्फरेंसेस निकालना इतना इंपॉर्टेंट भी क्यों है कि आपकी तरफ कोई नाइफ लेके बहुत तेजी से बढ़ रहा है? तो सबसे पहली इन्फरेंस आपकी क्या आएगी? तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी मॉलिक्यूल को पिक करने की? आप मरते इंसान को पहले ही मार रहे हो डरा के कि तू मरने वाला है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। क्या ऐसे टेस्ट को मार्केट में आना चाहिए जिससे हम लोगों को पहले ही डरा दें और उसका सोल्यूशन भी ना प्रोवाइड करें? Hello everyone, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. Logical Reasoning के second lecture में आप सभी का स्वागत है to all the lovely students of CLAT Nexus 2.0 batch. आज हम second lecture में पढ़ने वाले एक बहुत important topic जिसका नाम है Mapping Inferences and Conclusion. आप लोगों ने जब previous year के question papers देखे होंगे तो आपने ये बहुत बार देखा होगा कि ये पूछा जाता है कि what is the inference of the author? What is the net conclusion of the author? What is the conclusion of the passage? या इस पैसेज से आपने क्या इन्फर किया है? उस केसेस में इन्फरेंसेस और कंक्लूजन्स निकालना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। यहां पर बच्चों आपको काम आएंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में नेक्सस फाउंडेशन में पढ़ा था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआर में हमने पढ़ा कि क्या क्या होती है एबीसीडी लॉजिकल रीजनिंग की। अगर बेस क्लियर है तभी हम आगे की सीढ़ी पर जा पाते हैं। तो वो बेस में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि होते हैं क्या आपके प्रेमिसेस। प्रेमिसेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआर। और ये जो प्रेमिसेस हैं, प्रेमिसेस क्या थे अगर आप लोगों को याद हो तो प्रेमिसेस में हमने पढ़ा था प्रेमिसेस होते हैं वो सारे स्टेटेड इंफॉर्मेशन, वो तथ्य, वो फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो ऑथर ने आपको पैसेज के अंदर दिया है। तो सारे प्रेमिसेस को गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके लॉजिकली डिड्यूस करके आप जिस स्टेप पर पहुंचते हो वो बन जाता है आपका कंक्लूजन। तो चेन ऑफ प्रेमिसेस को जब आपने लॉजिकली डिड्यूस करा, लॉजिकली एनालाइज करा, लॉजिकली एनालाइज करके और लॉजिकली डिड्यूस करके आप जिस स्टेप पर पहुंचे वो बन जाता है आपका कंक्लूजन। की क्रक्स, निष्कर्ष क्या निकाला, सारे प्रेमिसेस पढ़ के आपने क्या निष्कर्ष निकाला। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब जब आपको कंक्लूजन या इन्फरेंसेस निकालनी हो, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपने सारे के सारे प्रेमिसेस, सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पैसेज में गिवन है उसको बहुत क्लोजली एनालाइज करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिस हुई तो आपका कंक्लूजन गलत हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल अगर बात करें इन्फरेंस की, कि इन्फरेंस क्या होता है। कंक्लूजन होता है कि पूरे पैसेज का हमने निकाला क्रक्स या निष्कर्ष या अल्टीमेट ऑथर का पीओवी क्या है। तो कंक्लूजन होता है अल्टीमेटली क्रक्स हो गया, या बेसिकली ऑथर का टोटल पीओवी क्या है, ऑथर ने टोटली एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर का टोटल आर्ग्यूमेंट क्या है, टोटल नेट डिडक्शन, नेट कंक्लूजन क्या है। हालांकि इन्फरेंस जो होती है, इन्फरेंस आपको अगर तो पूरे पैसेज की पूछी गई है कि पूरे पैसेज की क्या इन्फरेंस है या पूरे पैसेज का क्या कंक्लूजन है, उस केस में कंक्लूजन और इन्फरेंस सेम चीज होती है। निकालनी कैसे है अभी हम स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। लेकिन इन्फरेंस का क्वेश्चन कभी कभी आपको किसी पर्टिकुलर लाइन पर पूछ सकते हैं। बोल सकते हैं कि पैसेज की लाइन नंबर 5 का क्या इन्फरेंस है। ये पूछ सकते हैं कि पैसेज के पैराग्राफ 1 का क्या इन्फरेंस है। पैसेज में ये डायलॉग बोला है एक हस्ती ने और इस बात का क्या इन्फरेंस है। तो इन्फरेंस का मतलब है मायने, इस इंसान की इस बात के क्या मायने हैं, इस पैराग्राफ के क्या मायने हैं, इस लाइन के क्या मायने हैं, तब वो बन जाता है आपका इन्फरेंस। कैसे निकालते हैं इन्फरेंस इन दैट केस? तो जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल पे फोकस करें, आज आपकी मम्मी ने, आज आप घर बैठे हो, सुबह से मम्मी ने आपको डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग मारे, कुछ एक डायलॉग दिया, कुछ और डायलॉग बोला, फिर उसके बाद मम्मी ने कुछ और बोला और 4th नंबर पे मम्मी ने आपको बोला कि बेटा तेरी क्लास लगने वाली है, कि बेटा तेरी क्लास लगने वाली है। मम्मी ने तुम्हें ये डायलॉग बोला, सुबह से मम्मी तुम्हें कुछ भी बोल रही हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही मम्मी ने बोला कि बेटा तेरी क्लास लगने वाली है, तो मान के चलो ये बात लिखी है पैसेज में। आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे ऐसा हो सकता है, यहां पर आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मम्मी की लाइन नंबर 4 का
क्या इन्फरेंस है? मम्मी ने जब तुम्हें ये डायलॉग मारा कि बेटा तेरी क्लास लगने वाली है, इस बात का क्या इन्फरेंस है, इस बात के क्या मायने हैं? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि एक ऑप्शन की मम्मी पढ़ाने वाली है, क्या ये सही होगा? मम्मी पढ़ाने वाली है? नहीं, क्योंकि बेटा तेरी क्लास लगने वाली है का मतलब सब जानते हैं कि यार मम्मी का ये मतलब तो नहीं होगा। वहीं अगर मैं बोलूं कि मम्मी पिटाई करने वाली है, तो यहां पर ये बात पढ़ के सब बच्चे समझ गए होंगे कि हाँ सच में यार इस बात का तो यही इन्फरेंस निकलता है कि मम्मी पेलने वाली है, मम्मी मारने वाली है। तो इस बात का ये इन्फरेंस निकालेंगे आप। तो इन्फरेंस जब आपको किसी लाइन का, किसी पैराग्राफ का, किसी डायलॉग का बोले, तो वहां पर आपको निकालने हैं उसके मायने। लेकिन अगर पूछें कि पूरे पैसेज में ऑथर का क्या इन्फरेंस है, पूरे पैसेज में ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरे पैसेज में ऑथर का क्या कंक्लूजन है, तब आपने इन्फरेंस और कंक्लूजन को सेम मान के स्ट्रैटेजीज अभी जो बताई जा रही हैं उनको अप्लाई करना है और इन्फरेंस और कंक्लूजन को मैप आउट करना है। इन्फरेंसेस निकालना इतना इंपॉर्टेंट भी क्यों है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्ट्रैटेजीज पता चल जाएं, जिससे आपको पता चले कि यार मुझे कंक्लूजन कैसे निकालना है, तभी आप उसको सवालों के हिसाब से स्ट्रेंथन कर पाओगे या वीकन कर पाओगे। फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो कंक्लूजन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग में आता है और कंक्लूजन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कंक्लूजन नहीं निकालना आता तो प्यारे बेटा जी, ना ही आप आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर पाओगे, ना ही आर्ग्यूमेंट को वीकन कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वीकनर और स्ट्रेंथनर में ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर के कंक्लूजन को ही आपने या तो स्ट्रॉन्ग बनाना होता है या वीक कर देना होता है। दैट इज वाई बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीआर एंड दैट इज वाई इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन आर वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। तो किस तरह से करते हैं? इन्फरेंस एक ऐसी चीजें होती हैं जो फैक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं ताकि आप कोई और इंफॉर्मेशन को डिड्यूस कर पाओ। तो इट ऑलवेज हैव टू बी एन एडुकेटेड गेस, और आई वुड से इट ऑलवेज हैव टू बी अ कैलकुलेटेड गेस। इन्फरेंस जो होती है हमेशा आपकी कैलकुलेटेड गेस होता है या आपका एडुकेटेड गेस होता है। कैसे कैलकुलेटेड और एडुकेटेड? क्योंकि गिवन फैक्ट्स, गिवन प्रेमिसेस को आपने बहुत क्लोजली एनालाइज करा और उनको पढ़ के आपने समझा कि यार क्या होना चाहिए मेरा इन्फरेंस, क्या होनी चाहिए मेरी कंक्लूजन। छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने देखा कि आपकी तरफ कोई नाइफ लेके बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इन्फरेंस आपकी क्या आएगी कि भाई शायद मेरे को मार देगा ये इंसान। ये तो नहीं सोचोगे ना कि एप्पल काटने आ रहा होगा आपकी तरफ भागता भागता चाकू लेकर। तो इन्फरेंस क्या कि आपके सामने जो फैक्ट्स हैं, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है, उससे गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके जो आप अल्टीमेट कंक्लूजन निकाल रहे हो वो बन जाता है आपका इन्फरेंसेस। कंक्लूजन एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है। कंक्लूजन होता है कि जब आप टोटली किसी चीजों का निकालते हो क्रक्स, निष्कर्ष, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू निकालना बन जाता है आपका कंक्लूजन। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जिनका आपको खास ध्यान रखना है? व्हाट आर दो स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल फिगरिंग आउट योर इन्फरेंसेस? जब कभी भी आप इन्फरेंसेस निकाल रहे हैं तो इन स्ट्रैटेजीज का आपको खास ध्यान रखना है। व्हाट आर दो स्ट्रैटेजीज? नंबर वन, प्रेमिसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। सारे प्रेमिसेस को बहुत ज्यादा क्लोजली आपने यहां पर पढ़ना है, समझना है एक एक प्रेमिसेस को, ऑल द प्रेमिसेस। उसके बाद क्वेश्चन पूछो कि क्या सवाल मुझसे पूछना चाह रहा है। क्लूज ढूंढो, रेलेवेंट डिटेल्स ढूंढो अपने पैसेज के अंदर। प्रेमिसेस में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उसको एनालाइज करो। नैरो डाउन द चॉइसेस। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूं, एलिमिनेशन मेथड इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो जो आपको लगता है कि इन्फरेंस नहीं हो सकते। कौन से ऑप्शन एलिमिनेट होंगे? कौन से ऑप्शन है जो इन्फरेंस नहीं होंगे? वो जो प्रेमिसेस सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एलिमिनेशन, options that are not supported by the premises.
तो जो भी ऑप्शंस आपके प्रेमिसेस की इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं कर रही है, उन ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करते चलना है। कैसे करना है अभी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा मेक योर गाइडेड इन्फरेंस, मेक योर एडुकेटेड इन्फरेंस, एलिमिनेशन करके आपको लगता है कि यार ये आंसर बिल्कुल रॉक सॉलिड लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ये इन्फरेंस पकड़ रहा हूं तो इस इन्फरेंस को गार्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे प्रेमिस की इंफॉर्मेशन खड़ी है सपोर्ट करने के लिए। दैट इज वाई एलिमिनेशन टेक्निक इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल कि यार शैली ने देखा कि उसकी बेटी के कपड़ों पर चॉकलेट स्टेन्स लगे हैं, फेस पर चॉकलेट स्टेन्स लगे हैं, तो शैली ने क्या इन्फर किया कि जो मेरी बेटी है उसने किचन कैबिनेट पर चढ़कर खुद से कुकीज खा ली होंगी। बेसिक इन्फरेंस। यहां पर अलेजांद्रो ने एक बच्चे को देखा रोते हुए, रात को बच्चा आधी रात को रोने लगा। तो अब बच्चा अगर आधी रात को रो रहा है तो या तो बच्चे को भूख लगी है या शायद बच्चे को डर लग गया है। इसके अलावा आप ये तो नहीं सोच सकते कि यार पता नहीं क्या हो गया यार बच्चे को, या तो डायपर चेंज की वजह से रो रहा होगा। ये तो नहीं सोचोगे कि यार बच्चे को शायद बहुत सीरियस बीमारी हो गई होगी। ये इन्फरेंस आपकी एडुकेटेड नहीं है। इमीडिएट इन्फरेंस जो निकल के आती है कि बच्चे को भूख लग रही होगी या शायद डायपर चेंज होगा। तो बेसिक इन्फरेंस, इन्फरेंस इतनी दूर की मत सोचो, बहुत दूर की इन्फरेंस पे जाओगे तो हमेशा फंस जाओगे। इन्फरेंस वही सोचो जितनी आपके प्रेमिसेस आपको सोचने में मदद कर पा रहे हैं। दैट्स वेरी क्रूशियल। जैसे कि एक और एग्जांपल कि जब काम पर निकला तो डैनियल ने देखा कि एक स्किनी डॉग है जिसपे मडी स्पॉट्स हैं। तो उसने क्या सोचा कि ये स्ट्रे डॉग है। वो क्यों सोचेगा किसी का पालतू कुत्ता है? क्यों सोचा उसने कि ये स्ट्रे डॉग है, ये स्ट्रीट डॉग है? क्योंकि वो बहुत वीक है, मड स्पॉट्स लगे हुए हैं, बड़ा ऐसा सही लग रहा है, तो यही सोचेगा ना स्ट्रीट डॉग होगा। तो बेसिक इन्फरेंस यहां पर निकलनी चाहिए आपके प्रेमिसेस के हिसाब से। तो यहां पर स्ट्रैटेजी जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज एलिमिनेटर्स। कौन कौन से ऑप्शंस को आपने थॉरली एलिमिनेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेटर्स का खास ध्यान रखेंगे। कौन कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे? 3 टाइप के ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करना है। नंबर 1, जैसे कि हमेशा बोलती हूं कि कोई भी ऑप्शंस जो अनरिलेटेड हैं, आउट ऑफ स्कोप है, ऐसा ऑप्शन जो बहुत दूर की बात कर रहा है, जो टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, जो प्रेमिसेस से बहुत दूर चला गया है, वो आपका एलिमिनेशन में जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन जो रेपिटेशन है प्रेमिसेस की, मतलब कि अगर पैराग्राफ में लिखा है कि शैली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब वो अपने सामने वायलेंस देखती है, तो ये प्रेमिस है, ये इंफॉर्मेशन है। इन्फ्रेंस निकालते टाइम रिपीट कर दिया कि यार शैली अग्रेसिव हो जाती है यार जब वो वायलेंस देखती है, तो ये प्रेमिसेस का रेपिटेशन है, ये कोई नया इन्फ्रेंस नहीं देके जा रहा है आपको। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना, ध्यान रखना। या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जो प्रेमिस का फॉल्सिफायर हो। फॉल्सिफायर का मतलब क्या है? प्रेमिसेस यार हमारे लिए भगवान होते हैं, इंफॉर्मेशन के विपरीत तो नहीं जा सकते हो ना। तो अगर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सन राइजेस इन द ईस्ट और एक ऑप्शन कह रहा है कि नहीं सन राइजेस इन द वेस्ट, तो वो गलत आंसर होगा, क्योंकि प्रेमिस ने कह दिया है ईस्ट है तो ईस्ट है ना, वेस्ट पे नहीं जा सकते हो, प्रेमिस को झुटला नहीं सकते हो। तो कोई ऑप्शन जो प्रेमिसेस को झुटलाएं वो गलत आंसर होते हैं। इसके अलावा ट्रैप चॉइसेस होती हैं कुछ। ट्रैप चॉइसेस कैसे हैं? ट्रैप चॉइसेस से समझो कि सपोज कि तुमने पैसेज पढ़ा और देखा तुमने कि उसमें 3 इन्फरेंस थी, प्रेमिस 1, प्रेमिस 2 और प्रेमिस 3। 3 इंफॉर्मेशन थी, तो इन्फरेंस कैसे निकलेगी? करेक्ट इन्फरेंस वो होगी जो तीनों को प्लस करके आंसर निकालेगी, वो आपकी करेक्ट इन्फरेंस होगी, राइट? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ से छूटनी नहीं चाहिए बॉस। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सभी ऑप्शंस को होलिस्टिकली कवर करेगी वो आपकी इन्फरेंस होगी। अब यहां पे ट्रैप चॉइस क्या होंगे? आपको ऐसे 1 या 2 ऑप्शन मिलेंगे जो सिर्फ प्रेमिस 1 और 2 से आंसर निकाल रहे होंगे। एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो 2 और 3 से इन्फरेंस निकाल रहा होगा। एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो 1 और 3 से इन्फरेंस निकाल रहा होगा। तो ऐसे ऑप्शंस गलत होंगे। करेक्ट आंसर वो होगा जो तीनों प्रेमिसेस को पढ़ के समझ के गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके इन्फरेंस निकालेगा, वो बन जाएगा आपका एग्जैक्ट रॉक सॉलिड इन्फरेंस। तो ये स्ट्रैटेजी का आपको खास ध्यान रखना है जब जब आप इन्फरेंसेस निकालने की कोशिश करें। इसी बात पर तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इससे एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा आपको।
मूविंग अहेड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर है, एक बार क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब इट शैल बी एक्स्ट्रा क्लियर टू यू। तो सवाल हमारे सामने क्या कह रहा है, शेयर होल्डर जो है उसका कुछ कहना है, शेयर होल्डर कुछ कह रहा है कंपनी के बारे में कि कंपनी के जो करंट ऑपरेशंस हैं वो टाइम प्रूवन सक्सेस हैं। करंटली कंपनी जिस भी जगह जा रही है, जिस जगह अभी काम कर रही है, वहां मचा रही है बॉस, बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, प्रॉफिट्स कर रही है। तो कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, फूड सर्विसेज भी स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हमको पैसा चाहिए होगा और वो हम ले सकते हैं अदर ऑपरेशन से। तो कंपनी ने एक न्यू आइडिया सोचा, न्यू वेंचर उनके दिमाग में आया। क्या आया न्यू आइडिया कि यार चलो फूड इंडस्ट्री शुरू करते हैं, कि चलो चीज बनाना शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल भी बनाना शुरू करते हैं, जूते तो हम बढ़िया बना ही रहे हैं, काम करते हैं, पैसा बहुत अच्छा, आगे ग्रो करते हैं, फूड इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज है, जब हमने फूड किया तो उसके लिए चाहिए अपन को फंड्स। जब भी नया कुछ शुरू करोगे तो पैसा तो चाहिए, तो वो फंड्स कहां से आएंगे, दूसरे ऑपरेशन से। मतलब अगर कंपनी आज जूते अच्छे बना रही है तो जूते से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लेगी, कंपनी अगर आज बैग्स बना रही है तो बैग से थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेगी, वो दोनों पैसा निकाल के फूड इंडस्ट्री चालू शुरू करते हैं। चलो ठीक है। ऑल्सो एक और बात, फूड इंडस्ट्री जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है, हायर रिस्क है दैन फॉर इंस्टेंस फार्मा। फूड में एक तो फंड्स की कमी है, नंबर 2 ये भी बोला गया है कि ये इंडस्ट्री काफी फ्लेक्सिबल है, और इन्होंने बोला कि फूड की इंडस्ट्री चालू करने पर रिस्क भी ज्यादा है बॉस। रिस्क ज्यादा का मतलब क्या है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स होते हैं, क्या पता माल नहीं बिका तो वेस्ट चला जाएगा, स्टॉक में पड़ा पड़ा वेस्ट हो जाएगा, कॉस्ट जाएगी और नुकसान हो जाएगा। तो रिस्क भी ज्यादा है फूड इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल भी ज्यादा है और फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और यहां पर बोला विद हायर रिस्क दैन फॉर फार्मा। फार्मास्यूटिकल मतलब है दवाइयां बनाना। कंपनी सोच रही है कि यार या तो दवाइयां बनाएंगे या खाना का बिजनेस शुरू करेंगे, दवाइयां बनाने के बारे में भी सोच रही है, और दवाइयां बनाने वाले केस में रिस्क कम है। ठीक है, विद हायर इनहेरेंट रिस्क दैन फॉर इंस्टेंस फार्मा। फार्मा एक और एरिया है जो कंपनी सोच रही है एक्सपैंड करने की। तो कंपनी के दिमाग में 2 आइडिया है कि या तो फूड इंडस्ट्री में एक्सपैंड करते हैं या फार्मा में करते हैं। फूड इंडस्ट्री के लिए दिए हैं 3 इंफॉर्मेशन की फंडिंग चाहिए होगी, नंबर 2 फ्लेक्सिबल है, नंबर 3 रिस्क ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, फार्मा के कंपैरिजन में रिस्क कम है। फार्मा में रिस्क कम है, फूड वाले में रिस्क ज्यादा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने लिखी है, इसको गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके इफ शेयर होल्डर स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय देम, का मतलब है कि इन सब बातों के हिसाब से क्या इंफरेंस आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो 4 इंफरेंसेस यहां पर आपके सामने है। लेट अस सी कौन सी सबसे बेस्ट इंफरेंस इस केस में होनी चाहिए। तो पहला इंफरेंस हमको कह रहा है कि कंपनी के जो प्रेजेंट ऑपरेशंस हैं उनको फंडिंग की जरूरत है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं ये सही आंसर हो सकता है, नहीं बाबू भैया ये गलत आंसर है। इसने कहा कंपनी के करंटली जितना भी काम कंपनी कर रही है, कंपनी पे पैसों का दिवाला निकला पड़ा है, हर जगह कंपनी को पैसों की जरूरत है। जबकि पैराग्राफ ने कहा था कि सिर्फ फूड के लिए फंडिंग की जरूरत है, सारे के सारे ऑपरेशंस को पैसा चाहिए, ये तो पैसेज ने नहीं कहा। इट इज नॉट सपोर्टेड बाय प्रेमिसेस, हेंस इट हैज टू बी इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं कि अगर कंपनी फार्मा में गई तो उसके केसेस में कंपनी को दूसरे वाले ऑपरेशन से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गलत। आपको लगेगा मैम ये बिल्कुल सही आंसर, नहीं 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 ये भी गलत है। क्यों गलत है? यहां लिखा था कि अगर फूड हमने शुरू किया तो हमको फंडिंग चाहिए होगी दूसरे वालों से। फार्मा में फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फार्मा के बारे में सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन है, नंबर 1 कि कंपनी फार्मा में जाने की सोच रही है, और दूसरा फार्मा लेस रिस्की है। फार्मा में पैसा चाहिए नहीं चाहिए उसके बारे में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयरफॉर बी भी आपका गलत आंसर में जाएगा। सी की बात कर लेते हैं। सी क्या कह रहा है हमसे? सी कह रहा है कंपनी पैसा खो देगी, विल लूज मनी अगर कंपनी गई फूड में। बच्चों को लगा होगा मैम मिल गया आंसर, नहीं है। एलिमिनेशन, ग्रिलिंग टेक्निक, तेज आंच पे ग्रिल करना है, बहस करनी है ऑप्शन से। इसने कहा अगर कंपनी फूड में गई तो भाई 100% लॉस है। अगर कंपनी फूड में गई तो 100% लॉस। क्यों? कंपनी पैसा खो देगी, कंपनी का पैसा डूब जाएगा अगर गए ये लोग फूड में। पैसेज ने बोला था कि फंडिंग चाहिए, फ्लेक्सिबल है, रिस्क है।
लेकिन ये नहीं बोला कि 100% पैसा डूबेगा। इतना बुरा बर्ताव नहीं किया था फूड इंडस्ट्री के साथ, इसीलिए गलत आंसर में जाएगा ये भी। करेक्ट आंसर है आपका डी। और क्यों है सही, आओ समझ लेते हैं। कंपनी का ग्रेटर चांस है पैसे खोने का, चांस ज्यादा है पैसे खोने का फूड इंडस्ट्री में इन कंपैरिजन टू फार्मा, कि कंपनी का पैसा डूबने का चांस ज्यादा है फूड वाले में इन कंपैरिजन टू फार्मा। ये वाली इंफरेंस मैंने क्यों निकाली, क्योंकि पैसेज ने कहा था ना मुझको कि फार्मा में रिस्क कम है और फ्लेक्सिबल और रिस्क ज्यादा है फूड में, तो क्या उसके हिसाब से डी बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। डी ने कह दिया कि कंपनी का चांस ज्यादा है, फिर भाई इस केस में रिस्क ज्यादा है तो कंपनी का चांस ज्यादा है पैसे खोने का। दैट विल क्लियरली मेक डी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर कोई डाउट्स हैं तो। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है ह्यूमन ब्लड में, ऑब्वियसली एवरीवन नोज अबाउट इट, कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को। वो कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम दी लंग्स टू दी बॉडी, लंग्स से लेकर बाकी के बॉडी पार्ट्स तक O2 को ट्रांसफर करने का काम होता है आपका हेमोग्लोबिन का। विद ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट पिक्स, जब भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पिक करता है और पहुंचाता है बाकी के बॉडी पार्ट्स तक, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम्स मोर इफेक्टिव एट पिकिंग अप एडिशनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है कि जैसे एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को पिक करता है ऑक्सीजन के, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को ये पिक कर पाएगा। जैसे ये एक पिक कर लेगा तो चांसेस है कि ये 2 भी पिक कर ले, 3 भी पिक कर ले, अंटिल मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पिक करने की। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी मॉलिक्यूल को पिक करने की, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये मैक्सिमम पिक कर सकता है। मिनिमम ऑब्वियसली 1 भी कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन जितना ज्यादा पिक करेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि ये 4 तक पिक करे। तो मतलब अगर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कोई हेमोग्लोबिन है जिसने 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिक कर लिए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 4th मॉलिक्यूल को वो पिक कर पाएगा। लेकिन जिसने सिर्फ अभी तक 1 मॉलिक्यूल पिक किया है वो हो हेमोग्लोबिन, शायद 4 तक ना पिक कर पाए, जितना ज्यादा तेजी से वो 4th मॉलिक्यूल पिक कर पाएगा जिसने ऑलरेडी 3 मॉलिक्यूल्स को पिक कर लिया है। तो जितना ज्यादा काम करेगा उतना एक्स्ट्रा काम कर पाएगा ये हेमोग्लोबिन, ये पॉइंट बताया है। ग्रैबिंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेंजेस द शेप ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जब कभी भी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करता है तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है, राइट। each time causing it literally to open itself to receive more oxygen। तो सपोज कि जब उसकी शेप इतनी थी, उसने एक मॉलिक्यूल को पिक करा तो उसकी शेप थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। जब उसकी शेप एक्सपैंड हो गई तो वो 2 मॉलिक्यूल को पिक कर पाया। अब इसकी शेप और ज्यादा एक्सपैंड हो गई तो अब ये 3 मॉलिक्यूल को पिक कर पा रहा है। तो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल को पिक करता है इसकी शेप ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है ताकि ये बाकी के मॉलिक्यूल्स को भी पिक करे। मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ये पिक कर सकता है। अब आपको निकालना है इस केस में स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, मतलब आपको निकालना है इन्फरेंस। तो देखते हैं एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या होगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट ये कहता है कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप कर लिए हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल प्रोबेबली एक्वायर अ 4th मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ठीक है कि जिसने 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उठा लिए हैं उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो 4th मॉलिक्यूल भी उठा लेगा। बिल्कुल ठीक है, कंसिडरेबल ऑप्शन। बी कहता है ओनली फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ ओनली फैक्टर जो डिटरमिन करता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पिकअप करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हाउ द शेप वर्क्स। इसने कहा शेप डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो मॉलिक्यूल को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जबकि ऑथर ने कहा था जैसे जैसे मॉलिक्यूल उठाता है वैसे वैसे शेप चेंज होती है। ये ऑप्शन कह रहा है शेप इज द रीजन जिस वजह से हम ये डिसाइड करेंगे कि ये मॉलिक्यूल 4 पिक करेगा या 1 पिक करेगा। तो ये क्योंकि शेप को प्रोफेस कर रहा है दैट इज वाई ये आपका गलत ऑप्शन है। सी ने कहा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप कर लिए हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी मोर इफेक्टिव इन पिकिंग अप द 4th मॉलिक्यूल। अगर हम उससे कंपेयर करें जिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने सिर्फ अभी तक 1 मॉलिक्यूल ही उठाया है। तो अब ए और सी को मैं अगर कंपेयर करूं तो सी इज अ बेटर आंसर, क्योंकि इसने एक तो ये बोला कि 3 मॉलिक्यूल पिक करने वाला ज्यादा इफेक्टिव है कि वो 4 मॉलिक्यूल उठा लेगा।
इस ऑप्शन ने कहा था विल प्रोबेबली एक्वायर, शायद एक्वायर कर लेगा, विल प्रोबेबली। इसने कहा विल बी मोर इफेक्टिव, तो एक पॉइंट यहां पर सही हो गया। दूसरा और वैलिडेशन दिया ऑथर ने यहां पर कि जिसने 3 मॉलिक्यूल उठा लिए हैं वो इफेक्टिव है 4th मॉलिक्यूल को उठाने के लिए। अगर हम उससे कंपेयर करें जिस हेमोग्लोबिन ने अभी तक 1 मॉलिक्यूल उठाया है, उसके कम चांसेस हैं 4th मॉलिक्यूल उठाने के। तो सी इज गिविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर सी कैन बी द करेक्ट कंक्लूजन। डी कहता है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप करे हैं 4 मॉलिक्यूल्स विल हैव द सेम शेप एज द हेमोग्लोबिन जिसने अभी तक कोई भी मॉलिक्यूल नहीं उठाया। इसने कहा कि जिसने 4 मॉलिक्यूल उठा लिए हैं उसकी शेप और जिसने अभी तक एक भी मॉलिक्यूल नहीं उठाया उन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। ये टोटली आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑथर ने कहा था जैसे जैसे उठाता है वैसे वैसे शेप चेंज होती है, और ये कह रहा है नहीं नहीं, शेप तो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे आप एक मॉलिक्यूल उठाओ, चाहे 0 उठाओ, चाहे 4 उठाओ। तो इस केस में आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, फिलोसोफर का यह कहना है कि इफेक्टिव टेस्ट को रिसेंटली डेवलप किया गया जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं फैटल डिजीजेस हैविंग द लार्जली जेनेटिक बेसिस। तो ऑथर ने बोला यहां पे कि अभी एक नया प्रिडिक्शन आ गया है जिससे हम लोग फैटल डिजीज मतलब जानलेवा डिजीजेस जिनका कॉज क्या है, उनका कॉज है आपका जेनेटिक रीजन, कि किसी को जैसे जेनेटिकली डायबिटीज हो जाता है या कोई और डिजीजेस जो जेनेटिकली आते हैं, तो जेनेटिकली अगर किसी को फैटल और जानलेवा बीमारियां होने के चांसेस हैं तो वो चीज ऑथर ने कहा साइंटिस्ट अब प्रिडिक्ट कर सकते होंगे। Now, in the first time, a person can be warned well in the advance of possibility of such life-threatening condition. तो अब ये बोला गया कि इस सिचुएशन में एक ऐसी नई खोज आ चुकी है, नई इन्वेंशन आ चुकी है जिसमें हम लोगों को पहले से ही वार्निंग दे सकते हैं कि भाई तुमको ये जानलेवा बीमारी होने वाली है। However, medicine is not yet been developed to prevent such diseases. लेकिन ऐसे डिजीजेस का बचाव करने के लिए मेडिसिन नहीं आई है। मतलब हम सिर्फ लोगों को वार्निंग तो दे सकते हैं लेकिन मेडिसिन दे के क्योर नहीं कर पाएंगे। मतलब सोल्यूशन कुछ नहीं है उस डिजीज का, सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे इस चीज का, क्योंकि मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है। तो सिंपली बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट वन विल गेट अ डिजीज दैट इज बोथ फैटल and incurable can itself be quite harmful to some people. इसने कहा यार लेकिन अब ये समझो कि अगर तुम एक इंसान को आज बोल रहे हो कि तू मरने वाला है, तेरे को ये डिजीज होने वाला है, और मैं तुझे ये भी कह रहा हूं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, ये इनक्योरेबल डिजीज है, तो एक्चुअली में ये ज्यादा हार्मफुल है। आप मरते इंसान को पहले ही मार रहे हो डरा के कि तू मरने वाला है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तो दैट इज वाई ये हार्मफुल है लोगों के लिए। दिस रेजेस अ क्वेश्चन, इस वजह से एक क्वेश्चन रेज होता है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे अर्ली वार्निंग जो हम लोगों को दे रहे हैं कि तू मरने वाला है, तुझे एक इनक्योरेबल डिजीज है और तू इससे मर जाएगा, ऐसे डिजीजेस, ऐसे टेस्ट शुड बी मेड अवेलेबल। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे टेस्ट को मार्केट में आना चाहिए जिससे हम लोगों को पहले ही डरा दें और उसका सोल्यूशन भी ना प्रोवाइड करें। तो ऑथर ने पूछा कि इस बात को सबसे ज्यादा कैसे डिस्क्राइब करेगा ऑथर, कौन सा इलस्ट्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन फेल्स टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ए ऑप्शन कह रहा है कि जो भी मेडिकल साइंस है उसके पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब लोग मर रहे हैं, एक्चुअली में सब ऐसे ऐसे हो रहा है, मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, कोई मेडिकल साइंस डेवलपमेंट है ही नहीं। क्लियर एलिमिनेटर एंड इट्स एन एक्सट्रीम ऑप्शन चॉइस। बी कहता है एडवांस ऑफ मेडिसिन क्रिएट्स न्यू कॉन्टेक्स्ट इन विच एथिकल डिलेमास कैन अराइज। बिल्कुल सही है, ये जो मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है, एडवांसमेंट क्या, जो हम लोग वार्निंग टेस्ट लोगों को दे पा रहे हैं, ये एक्चुअली जो वार्निंग टेस्ट है ये न्यू कॉन्टेक्स्ट, नए नए सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे सामने। वो सवाल क्या है, एथिकल डिलेमास को लेके। एथिकल डिलेमा मतलब कि एथिकल मतलब होता है कोई चीज जो जायज है, तो ये एथिकल नहीं है, ये नाजायज है कि अगर आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने वाला है और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तो एक ये एथिकली गलत सवाल है, गलत चीज है। तो यही बोला गया कि नई नई मेडिसिन और नए नए टेस्ट आने की वजह से एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम ये जो चीजों से लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये एक्चुअली एक एथिकल डिलेमा है, एक एथिकल क्रॉस रोड है। दैट इज वाई आपका बी करेक्ट आंसर में जाएगा। दैट इज अ गुड इन्फरेंस।
सी कहता है मेडिकल टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू एडवांस, मेडिसिन एडवांस होती रहेंगी, मेडिकल साइंस आगे बढ़ती रहेगी, इंक्रीज हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती रहेगी और डिजीजेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती रहेगी। तो अनरिलेटेड ऑप्शन है यहां पर। मेन पैसेज मेन प्रीमाइस से कोई लिंकेजेस नहीं हुए हैं। अगर आप चेन ऑफ प्रीमाइसेस को देखें तो सिर्फ एक प्रीमाइस के बारे में बात कर रहा है, मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में। जो बाकी बातें ऑथर ने पैसेज में बताई हैं उनको यहां पे रिलेट नहीं किया गया। द मोर वी कम टू लर्न, जितना ज्यादा हम लर्निंग करते रहते हैं उतना ज्यादा हमें लगता है कि हमें कितना कम पता है। मतलब जितना ज्ञान हम बटोरते हैं उतना ज्यादा हमें लगता है कि हमको तो कितना कम ज्ञान पता है। तो ये भी आपका अनरिलेटेड ऑप्शन में जाएगा एंड देयरफॉर इट विल बी द एलिमिनेटर। अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन, प्रोफेसर का कहना है द बेस्ट यूजर्स ऑफ लैंग्वेज आर इट्स ग्रेट ऑथर्स। मतलब कि जो लैंग्वेज को बेस्ट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो, वो होते हैं आपके अल्टीमेटली ऑथर्स, जो किताब लिखते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं। However, ये माना गया है ये जो ऑथर्स हैं ऑफन यूज लैंग्वेज इन द वेज दैट आर इनोवेटिव। ये लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये ऑथर्स जो हैं इनोवेटिव तरह से, बिल्कुल नए और क्रिएटिव ढंग से लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं एंड इडियोसिंक्रेटिकली इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि एक अलग तरह से, और कभी कभी रूल्स को फोकस नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी, एंड आर देयरफॉर लेस रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रॉपर यूसेज दैन मोस्ट ऑफ अस आर। तो अल्टीमेटली ये बोला कि ये लोग इनोवेटिव तरह से यूज करते हैं लेकिन लेस अटेंशन टू ग्रामर रूल्स। उस लैंग्वेज के जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते ये लोग। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑथर है, हो सकता है वो अपने कोई पोम लिख रहा हो या फिर अगर कोई अपना किताब लिख रहा हो तो उसमें वो ग्रामर, इंग्लिश में अगर लिखा है तो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं टेंसेस को लेके, वर्ब्स को लेके, एडजेक्टिव्स को लेके, हो सकता है उन रूल्स पे वो ज्यादा ये लोग फोकस जनरली नहीं करते हैं। ये बोला गया है कि ये जो लोग हैं ये लेस रिस्पेक्टफुल होते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं प्रॉपर यूसेज, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पर जितना डे टू डे लाइफ में बाकी के लोग देते हैं। जबकि ये बोला गया ऑथर के लिए कि ये लोग होते हैं बेस्ट यूजर्स ऑफ लैंग्वेज। तो आपको निकालना है कौन सी स्टेटमेंट ऑथर की बात को सपोर्ट करेगी, मतलब आपको निकालना है इन्फरेंस। तो ए ऑप्शन कहता है पीपल हु वांट टू बिकम ग्रेट राइटर्स, जिनको ग्रेट राइटर्स बनना है, शुड नॉट इमिटेट ग्रेट ऑथर्स यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब जिनको अच्छा राइटर बनना है उन लोगों को ग्रेट ऑथर्स की कॉपी नहीं करनी चाहिए। कॉपी करनी है, कॉपी नहीं करनी, ऑथर बनना है, राइटर बनना है, क्या बनना है, ये अनरिलेटेड ऑप्शन है यहां पर और आपके मेन पैराग्राफ से रिलेट नहीं कर रहा, देयरफॉर विल बी द एलिमिनेटर। राइटर्स, क्योंकि यहां पे ये नहीं बताया कि लैंग्वेज यूसेज के बारे में, तो यहां पर चेन ऑफ प्रीमाइसेस को देखोगे तो ये लैंग्वेज यूसेज के बारे में बात नहीं कर रहा। बी कहता है writers who do not observe proper language usage risk developing a peculiar idiosyncratic style। तो इसने कहा जो भी राइटर्स प्रॉपर लैंग्वेज के रूल्स को नहीं यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है कि वो लोग अपना ये स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि अल्टीमेटली ढंग से वो लोग रूल्स नहीं यूज करते, इसीलिए उनका इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल बन जाता है। ऑथर ने उल्टा कहा था, ऑथर ने रिवर्स किया था कि इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल में लिखते इसीलिए रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये कॉज इफेक्ट और इफेक्ट कॉज चेंज कर दिया, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन में जाएगा। सी कहता है दोज मोस्ट टैलेंटेड एट यूजिंग अ लैंग्वेज, जो ऑथर के बारे में बोला गया है कि जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं लैंग्वेज को यूज करने में, आर नॉट एज लाइकली एज मोस्ट अदर पीपल टू ऑब्जर्व द प्रॉपर लैंग्वेज यूसेज। मिल गया आंसर। इसने कहा जो लोग लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं उनको अगर हम नॉर्मल बाकी लोगों से कंपेयर करें तो वो लोग लैंग्वेज के प्रॉपर यूसेज नहीं करते हैं। मतलब कि वो लैंग्वेज के रूल्स और स्ट्रक्चर को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते जितना बाकी के आम जनता करती है। जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो कम रूल्स पे फोकस करते हैं अगर हम कंपेयर करें आम जनता पर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। डी कहता है जो लोग इनोवेटिव और इडियोसिंक्रेटिक राइटिंग स्टाइल्स यूज करते हैं ऑफन उन लोगों को क्रिटिसिज्म मिलता है। क्रिटिसिज्म मिलता है, तारीफ मिलती है, क्या मिलता है ये ऑथर ने जिक्र नहीं किया, तो क्रिटिसिज्म पॉइंट की वजह से ये ऑप्शन आपका क्लियर एलिमिनेटर में जाएगा। दैट इज एन अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिगिनिंग इन द 1950s पॉपुलर म्यूजिक रिवॉल्यूशनाइज हुआ किस तरह से? बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 1950 में देखा गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले लोग हाथ से बजाते थे तो अब उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया। जैसे आप देखेंगे पहले हारमोनियम होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक पियानोज वगैरह भी होते हैं। तो म्यूजिक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ जिस वजह से दैट एनेबल्ड द म्यूजिशियंस टू प्ले विद द इंक्रीज वॉल्यूम। तो जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जब से हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, उस वजह से अब हम तेज वॉल्यूम पे बजा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जब पहले बजाते थे तो उतना वॉल्यूम नहीं होता था। इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से वॉल्यूम तेज हो सकती है इंस्ट्रूमेंट्स की। बिकॉज इंडिविजुअल म्यूजिशियंस कैन प्ले विद इंक्रीज वॉल्यूम, अब क्योंकि बड़े अच्छे वॉल्यूम पे वो बजा सकते हैं, जहां पे पहले 10 लोगों को बिठाना पड़ता था हारमोनियम प्ले करने के लिए ताकि इतनी ऑप्टिमम वॉल्यूम आ सके। अब एक ही इंसान अगर वो इलेक्ट्रिक पियानो बजाएगा तो सेम लेवल की नॉइज, सेम लेवल का वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है। तो क्योंकि इंडिविजुअल म्यूजिशियंस अब हाई वॉल्यूम पे प्ले कर सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस पर बैंड हैज बीन डिक्रीज्ड। तो जो म्यूजिकल के बैंड्स होते हैं उनमें अब हमने लोगों को कम करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले 10 लोगों को बिठाते थे पियानो बजाने के लिए, अब 3 लोग मिला के वो पियानो बजाएंगे तो सेम लेवल की साउंड आ जाएगी। नेवरदलेस इलेक्ट्रिफिकेशन हैज इंक्रीज्ड रादर देन डिक्रीज द ओवरऑल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस। लेकिन फिर भी क्या हुआ? इलेक्ट्रिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन इसकी वजह से डिक्रीज होने की बजाय ओवरऑल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस जो पॉपुलर म्यूजिक प्रोफेशनली करते हैं उस केस में उनका बढ़ावा हो गया है। तो मतलब बैंड की बात नहीं करी है इसने, नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करी है। जो इंडिविजुअल म्यूजिशियंस होते हैं उनका ओवरऑल नंबर इंक्रीज हो गया है, जो पॉपुलर म्यूजिक को प्रोफेशनली बजाते हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया है। बैंड के बारे में नहीं बोला है कि बैंड के लोग इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंडिविजुअल म्यूजिशियंस के बारे में बात कर रहा है। Which of the following will support author's reasoning? तो आपको निकालना है स्टेटमेंट जो इन्फरेंस होगा। फर्स्ट कहता है द नंबर ऑफ एमेच्योर म्यूजिशियंस हु प्ले पॉपुलर म्यूजिक हैज डिक्रीज्ड। एमेच्योर्स का मतलब है बिगिनर्स। तो ये सिर्फ बात कर रहा है कि जो बिगिनर्स हैं म्यूजिशियंस, जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट करा है, वो डिक्रीज हो गए। अनरिलेटेड ऑप्शन, क्योंकि एमेच्योर्स के बारे में ऑथर ने बात नहीं करी। बी कहता है मोस्ट प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आर एबल टू प्ले बोथ इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक। नॉन इलेक्ट्रिक के बारे में अगेन कोई बात नहीं हो रही है यहां पर, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सी कहता है द नंबर ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस इन सम बैंड्स हैज इंक्रीज्ड, कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं वो कुछ बैंड्स में इंक्रीज तो हुए हैं, कंसिडर कर सकते हैं फिर भी। डी कहता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल बैंड्स हैज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसने कहा टोटल बैंड्स इंक्रीज हो गए हैं। ऑथर ने कहा था इंडिविजुअल लोग बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल म्यूजिशियंस बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। बैंड्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, म्यूजिक के बैंड्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, वो ऑथर ने यहां पे नहीं कहा था। दैट विल मेक सी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस, जिसने कहा कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस कुछ बैंड्स में तो इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ बैंड्स में डिक्रीज भी हो रहे होंगे, लेकिन कुछ बैंड्स में ऐसा है कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, जो ऑथर ने लास्ट लाइन में नेवरदलेस के बाद बोला था। दैट विल मेक सी द। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जहां पर आपने समझा कि किस टाइप से आपने तरीके से डिड्यूस करना है, एनालाइज करना है ऑल द प्रेमिसेस, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू, और अकॉर्डिंगली आपने अपने कंक्लूजन और इन्फरेंसेस को निकालना है। तो इन अ नटशेल, ऑलवेज आइडेंटिफाई all the premises very very carefully। अगर premises को समझने में कहीं कोई गलती हुई तो पक्की बात है गलत हो जाएगी आपकी कंक्लूजन इन्फरेंस। तो आइडेंटिफाई ऑल द प्रेमिसेस वेरी केयरफुली एंड देन अकॉर्डिंगली डिड्यूस योर इन्फरेंसेस। किसी भी प्रेमिस को पढ़ने में, समझने में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेमिसेस को पढ़ने में चूक हुई तो यहां पर आपका इन्फरेंस कंक्लूजन ढीला पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। और एक चीज और, आज से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है इसको आपने सॉल्व जरूर करना है डीपीपी को सॉल्व करके। डीपीपी बच्चों को कहां मिलेगी? अगर आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, वहां पर आप बैचेस में जाएंगे, सर्च करेंगे क्लैट नेक्सस 2.0 2026 बैच, वहां पर जाकर आपको लेक्चर भी दिख जाएगा और वहीं पर आपको डीपीपी मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस में कमी मत आने दीजिए। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हमेशा तभी उठता है जब आप थॉरोली इसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं। So see you all the students in another session next week. तब तक के लिए take care everyone. Happy learning. Bye bye all.